वेलकम चिल्ड्रंस। इससे पहली वीडियो में हमने माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत को पढ़ा था कि माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में जीवन निर्वाह साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। माल्थस ने इस सिद्धांत की जो व्याख्या की है वो दो चीज़ों के मध्य संबंध दर्शाने के लिए की है, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो है जनसंख्या में वृद्धि और दूसरी है खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि। माल्थस का ये मानना है कि यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो हमारी खाद्यान्न आपूर्ति जो है वो घट जाती है, उसकी जो वृद्धि की दर है वो कम हो जाती है। माल्थस का ये भी मानना है कि प्रत्येक 25 वर्षों के बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है। वहीं क्योंकि इसमें गुणोत्तर वृद्धि होती है, वहीं जो खाद्य आपूर्ति की वृद्धि दर है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो इसके लिए माल्थस ने ये कहा है कि यदि जनसंख्या नियंत्रण पर किसी भी प्रकार की, तो माल्थस ने कहा कि यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसके जो है बहुत ही भयावह परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ माल्थस का ये भी मानना है कि प्रकृति स्वयं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कार्य करती है। जैसे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी, अकाल, युद्ध, बीमारी, बाढ़, अनावृष्टि, इस प्रकार की ऐसी आपदाएं प्रकृति द्वारा दी जाती हैं जिससे जो जनसंख्या का संतुलन है वो बना रहता है। आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या के अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में। देखिए, आपके मन में ये विचार आया होगा कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या है। अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है, अर्थात ऐसी जनसंख्या जिसमें हर व्यक्ति को अधिक से अधिक संसाधन प्राप्त हो, हर व्यक्ति की आय ज़्यादा से ज़्यादा हो। अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में डाल्टन और रॉबिन्सन ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। एक विचारक हुए हैं सेलिगमैन। सेलिगमैन के विचार के अनुसार जनसंख्या की समस्या केवल संख्या या आकार की समस्या नहीं है, बल्कि यह कुशल उत्पादन और न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। देखिए, जो जनसंख्या को लेकर और खाद्य आपूर्ति को लेकर जो एक तरह से संघर्ष रहता है, उसका कारण सेलिगमैन ने जनसंख्या का आकार नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा है कि हमारी उत्पादन प्रणाली और उसका जो वितरण है ये इस समस्या को पैदा करता है। और इसी दृष्टिकोण के आधार पर अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के द्वारा किसी भी देश की राष्ट्रीय आय और जनसंख्या वृद्धि को संबंधित करके यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि अधिकतम आय या उत्पादन की दृष्टि से जनसंख्या का आकार अनुकूल है या नहीं है। यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि की दर या कारणों पर प्रकाश नहीं डालता, बल्कि यह जानने का प्रयास करता है कि उत्पादन के साधनों और जनसंख्या का अनुपात सर्वोत्तम है, संतुलित है या नहीं है। तो इस प्रकार से जो माल्थस का सिद्धांत है वो सामान्य है और जो हर देश पर समान रूप से लागू होता है, जबकि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत
एक विशिष्ट सिद्धांत है जो किसी भी देश की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी जनसंख्या संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है। देखिए, अब बात करते हैं हम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की मान्यताओं की, कि यह सिद्धांत किन किन मान्यताओं पर आधारित है। इसमें 2 मान्यताएं दी गई हैं। पहली मान्यता है कि एक निश्चित और दिए हुए समय के लिए अर्थव्यवस्था में पूंजी, तकनीक और प्राकृतिक साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जनसंख्या में वृद्धि होने पर प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम कार्यशील होता है या उत्पादन वृद्धि नियम कार्यशील होता है, लेकिन एक सीमा के उपरांत उत्पादन ह्रास नियम क्रियाशील होने लगता है। दूसरी मान्यता है कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ जो कार्यशील जनसंख्या है उसके भी अनुपात में वृद्धि होती है। अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय उस जनसंख्या से है जो किसी देश में एक निश्चित समय पर दिए गए साधनों का अधिकतम उपयोग तथा उत्पादन के लिए आवश्यक है। जब देश की जनसंख्या का आकार आदर्श रहता है तो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। इस प्रकार एक विशेष समय तथा परिस्थितियों में वही जनसंख्या सर्वोत्तम होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। देखिए, शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या है। अनुकूलतम जनसंख्या वो जनसंख्या है जिसमें एक निश्चित समय में और उत्पादनों की जो उत्पादन साधन है उनकी उपलब्धता में प्रति व्यक्ति आय अधिक से अधिक होती है या प्रति व्यक्ति आय एक समान होती है। अनुकूलतम जनसंख्या के संदर्भ में एक विचारक है एडवर्ड कैनन। उनका विचार है कि किसी भी देश में एक दिए हुए समय पर अधिकतम उत्पादन का एक बिंदु आता है जहां पहुंचकर जनसंख्या तथा साधनों का पूर्ण समन्वय हो जाता है। इस बिंदु से जनसंख्या में कम या अधिक होने पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आती है। यदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को उस बिंदु तक लाने के लिए जनसंख्या अपर्याप्त हो तो उत्पादन जितना होना चाहिए उससे कम होगा और ऐसी स्थिति में जनसंख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। इसके विपरीत यदि जनसंख्या इतनी अधिक है कि वह उस बिंदु से आगे बढ़ गई है तो इसका तात्पर्य यह है कि देश में जनाधिक्य की स्थिति है। इस स्थिति को जनसंख्या में कमी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, जनसंख्या सिद्धांत की यदि हम व्याख्या करते हैं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की, तो ये सिद्धांत जो है प्रत्याय नियमों पर आधारित है। प्रत्याय नियम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स पर ही आधारित है। जनसंख्या में वृद्धि तथा जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके बीच में फलनात्मक संबंध होता है। किसी भी देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित ढंग से विदोहन करने के लिए यह आवश्यक होता है कि जनशक्ति का अन्य उत्पादन साधनों से एक निश्चित अनुपात बना रहे। यदि किसी देश की जनसंख्या कम है तो कार्यशील जनसंख्या भी कम होगी, जाहिर सी बात है। अतः किसी देश के अन्य उत्पादन के साधनों का प्रयोग समुचित रूप से नहीं हो सकेगा, जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय
कम होगी। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होगा, कार्यशील जनसंख्या भी बढ़ती है, क्योंकि उसमें कुछ योग्य व्यक्ति होंगे, मेहनती व्यक्ति होंगे, वे मेहनत करेंगे, तो इससे जो है जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होती है। और कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या होगा, श्रम विभाजन बढ़ेगा और देश में संसाधनों का अच्छी तरह से प्रयोग किया जाएगा, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगेगी। ठीक है। अन्य शब्दों में यदि कहा जाए तो प्रारंभ में जनसंख्या वृद्धि के साथ श्रम की सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता बढ़ेगी, अर्थात उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होगा। उसके बाद एक बिंदु वह प्राप्त होता है जिस पर जनसंख्या के उत्पत्ति के अन्य साधनों के साथ इष्टतम संबंध स्थापित हो जाएगा। यहाँ प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होगी और यह अनुकूलतम होगी, और यही अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु होगा। यही अवस्था जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न की अवस्था कहलाएगी। अब बात करते हैं अनुकूलतम जनसंख्या के संबंध में डाल्टन और रॉबिन्स के विचार क्या हैं। तो डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत को प्रति व्यक्ति आय के साथ जोड़ा है। वो कहता है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो प्रति व्यक्ति आय में अधिकतम वृद्धि करती है या जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने जनसंख्या का अध्ययन प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से किया है और अपने अध्ययन में व्यक्ति और आय दोनों को महत्व प्रदान किया है। डाल्टन कहता है कि जनसंख्या अनुकूलतम बिंदु पर उस समय पहुंची हुई मानी जाएगी जब वह देश और देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, उत्पादन तकनीक और पूंजी की सहायता से प्रति व्यक्ति अधिकतम आय उपलब्ध कर सकेगा। यदि देश की जनसंख्या इस अनुकूलतम स्तर से कम होगी तब निश्चय ही साधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में साधनों की अधिक इकाई से काम लिया जाएगा, जिससे औसत आय भी कम रहेगी। और इसके विपरीत एक और पक्ष है, यदि जनसंख्या अनुकूलतम बिंदु से अधिक होगी तब अन्य साधनों की प्रत्येक इकाई उत्पादन के क्षेत्र में कम काम करेगी, जिससे औसत आय भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से डाल्टन के अनुसार अधिकतम औसत आय तभी प्राप्त होगी जब उत्पादन के साधनों का संयोजन अनुकूलतम अनुपात में होगा। इस अनुकूलतम अनुपात से ही किसी भी दिशा में विचलन औसत आय में कमी ला देगा। अब रॉबिन्स के विचारों के बारे में बात करते हैं। तो रॉबिन्स ने अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत को लेकर डाल्टन से अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने बताया कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है। ठीक है। तो इस प्रकार रॉबिन्स ने अपने विश्लेषण में प्रति व्यक्ति आय के स्थान पर अधिकतम कुल उत्पादन को विशेष महत्व दिया है। देखिए, दोनों में अंतर देखने को मिलता है। डाल्टन क्या कहता है? डाल्टन अपने सिद्धांत में व्यक्ति और आय दोनों को महत्व देता है, लेकिन रॉबिन्स कहता है, रॉबिन्स प्रति व्यक्ति आय के स्थान पर कुल उत्पादन को महत्व दे रहा है। रॉबिन्स का जो दृष्टिकोण है वो सामाजिक इस आधार पर है कि उन्होंने प्रति व्यक्ति औसत आय के स्थान पर सामाजिक उत्पादन को महत्व दिया है।
रॉबिन्स के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि का होते रहना उस समय तक उचित है जिस समय तक कुल उत्पादन में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि प्रति व्यक्ति आय अधिकतम न हो रही हो। रॉबिन्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या तभी होगी जब प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त आय प्राप्त होती है। जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति लाभदायक रोजगार में नहीं लगा हुआ है, अर्थात जब तक कि कोई व्यक्ति समाज को उतना उत्पादन करने में सहायता देता है जितना कि समाज को उस व्यक्ति के भरण पोषण पर व्यय करना पड़ता है, तब तक देश में जनसंख्या की वृद्धि से कोई भय नहीं है। रॉबिन्स का मानना ये है कि जनसंख्या बढ़ती रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो हमारा उत्पादन है वो भी बढ़ता रहना चाहिए। यदि दोनों चीज़ बढ़ती रहेंगी समान अनुपात में तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही उत्पादन के जो साधन हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया है, यदि उसकी वृद्धि दर कम हो जाती है तो वहाँ पे हमें जो है विचलन देखने को मिलता है।